टॉपिक का पहला चैप्टर जो कि है ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ये होगा पार्ट वन, जिसका नाम है गवर्नेंस। तो देखो, सबसे पहले तुम समझ लो कि गवर्नमेंट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये गवर्नमेंट होता क्या है मैं आपको बताऊंगा पहले आगे इसी चैप्टर में, अभी जस्ट आगे हमको मिलेगा कि हमारे गवर्नमेंट यानी कि सरकार आप लोग समझते होंगे। तो याद रखेंगे कि जो गवर्नमेंट है हमारे इंडिया के अंदर में, वो 3 लेवल्स पे काम करता है। सबसे पहले तो एक काम करता है नेशनल लेवल पे, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, यानी कि नेशनल लेवल पे जो काम करती है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट कहते हैं। फिर स्टेट लेवल पे एक गवर्नमेंट काम करती है, हर स्टेट में एक सरकार होती है, इसको स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। वैसे ही एक होता है लोकल लेवल पे। लोकल लेवल बोलने का मतलब है, ठीक है, लोकल लेवल के बारे में ही समझना है हमको। लोकल लेवल कहने का मतलब है कि विलेज और सिटीज, ठीक है। तो गांव में और शहरों में जो सरकारें होती है उनको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो सबसे ऊपर होता है नेशनल गवर्नमेंट, उससे नीचे स्टेट गवर्नमेंट और सबसे नीचे है लोकल गवर्नमेंट जो कि विलेज में और शहरों में होती है। तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ग्रास रूट कहने का मतलब है कि लोवेस्ट लेवल, ठीक है, लोवेस्ट लेवल। तो डेमोक्रेसी यानी कि डेमोक्रेसी क्या है, एक ऐसा गवर्नमेंट है जहाँ पे जो पावर है, ठीक है, पावर होता है वो लोगों के पास होता है, पीपल के पास होता है, ऐसे गवर्नमेंट को हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी। तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहने का मतलब हुआ कि एक ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम जिसके जो लोकल लेवल पे काम करे, जिसमें जो वहाँ के लोकल पीपल है, ठीक है, जो आम जनता है उस लोएस्ट लेवल पे, वो लोग जो है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी आपको भले ही कुछ नहीं समझ में आया हो, लेकिन जैसे ही ये कंप्लीट करेंगे तो आपको सब चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग समझना ही है, देखो, सबसे पहले आखिर हम गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट क्यों जरूरी है, ठीक है, ये समझना जरूरी है। तो तुम ऐसे समझो कि ह्यूमन बीइंग जो है, जैसे कि हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हम लोग हमेशा एक कम्युनिटी में, कम्युनिटी कहने का मतलब है समुदाय, ग्रुप में रहते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग जो है एक साथ ग्रुप में रहते हैं, ठीक है, उनको कम्युनिटी बोला जाता है। तो ह्यूमन बीइंग एक अकेला तो रहता नहीं है, सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, यानी कि कम्युनिटी में रहते हैं। when many people live together, और जब बहुत सारे लोग जो है एक साथ रहने लगते हैं, तो हो सकता है कि लोगों के बीच में जो है डिसएग्रीमेंट हो। डिसएग्रीमेंट कहने का मतलब है असहमति हो किसी चीज के ऊपर। कुछ लोग कहने लगे कि नहीं ये सही है, कुछ लोग कहने लगे कि नहीं ये सही है। तो इस तरीके से अगर बहुत सारे लोग जो है एक साथ रह रहे हैं, तो हो सकता है कि किसी चीज पे, ठीक है, लोगों के अंदर जो है असहमति आ जाए। या हो सकता है कि एक साथ बहुत सारे लोग रह रहे हैं तो डिसऑर्डर, ठीक है, डिसऑर्डर कहने का मतलब है अव्यवस्था, या बोले अशांति देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग रह रहे हैं, अलग अलग लोगों का अलग अलग सोच होगा। तो अलग अलग सोच के लोगों के बीच में जो है ये डिसएग्रीमेंट हो सकता है, ठीक है, अशांति हो सकता है, असहमति हो सकता है। देयरफॉर, तो असहमति होगा तो हो सकता है लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट होने लगे, लोग लड़ाई करने लगे, झगड़ा करने लगे, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए कुछ रूल्स जो है जरूरी है, ठीक है। तो कुछ जरूरी है कि कुछ रूल्स होंगे ताकि जो सोसाइटी के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो ऑर्डर में, ठीक है, ऑर्डर कहने का मतलब है सही व्यवस्था में। हार्मोनी कहने का मतलब है सद्भाव में, यानी कि एक साथ जो है सभी लोग जो है शांति पूर्वक जो है रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनी, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग ह्यूमंस जो है कम्युनिटी में रहते हैं, तो कम्युनिटी में एक साथ बहुत सारे लोग रहने रहे, तो हो सकता है किसी बात के ऊपर में लोगों के बीच में असहमति होगी। तो इस असहमति को मतलब दबाने के लिए, ताकि जो लोग हैं वो एक साथ रह पाए, क्योंकि हो सकता है कि जैसे कि आप लोग भी देखते होंगे कि दो दो लोग होंगे, दोनों के बीच में जो है नहीं बनता होगा, तो हो सकता हो कभी कभी झगड़ा भी हो जाता हो, ठीक है। तो इससे ही बचने के लिए, ताकि ये कन्फ्लिक्ट, ये लड़ाइयाँ नहीं हो, ठीक है, कुछ रूल्स जरूरी है, ठीक है, कुछ रूल्स जरूरी है, ठीक है, ताकि जो सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर में जो लोग हैं, ठीक है, वो एक बढ़िया व्यवस्था में रह सके, हार्मोनी यानी कि एक साथ शांति पूर्वक जो है रह सके, ठीक है। और आप ये रूल्स जो है अपनी डेली लाइफ में देखते ही होंगे, जैसे कि आपके घरों पे भी जो है कुछ रूल्स होते होंगे, ठीक है। जो आपके फैमिली मेंबर्स होंगे वो कुछ रूल्स फॉलो करते होंगे, जैसे आपको भी बोला जाता होगा कि जैसे कि मान लो आप खेलने जाते होंगे, ठीक है, तो आपको बोला जाता होगा कि नहीं, शाम होने से पहले जो है आपको घर चले आना है, ठीक है। या फिर रूल्स होता होगा कि नहीं, कोई पेरेंट्स बोलते होंगे नहीं आपको खेलने जाना ही नहीं है, ठीक है। घर में रूल्स होता होगा कि हाँ,
ठीक है, इतने बजे आपको उठ जाना है, ठीक है, इतने बजे खा लेना है, ठीक है, बाहर नहीं जाना है, अगर बाहर जा रहे हो तो इतने टाइम तक आ जाना है। ऐसे रूल्स आपको घरों में भी देखने को मिलता होगा। तो आपको हर जगह रूल्स मिल जाएगा। आप स्कूल में जाते होंगे तो भी रूल्स देखने को मिलता होगा। ठीक है, कुछ रूल स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, सभी के लिए होता होगा। जैसे कि आपको स्कूल ड्रेस में आना है, ठीक है, यूनिफॉर्म में आना है, टीचर्स का रिस्पेक्ट करना है, ये सब रूल्स के अंदर आते हैं। जब आप एग्जामिनेशन देते होंगे तब भी जो है रूल्स फॉलो करना पड़ता होगा। जब ड्राइवर्स जो ड्राइविंग करते हैं रोड पे वो भी रूल्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं। जो इम्प्लॉइज होते हैं और जो इम्प्लॉयर होते हैं, यानी कि जो लोग किसी जगह पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर जो लोगों को काम करवा रहे होते हैं, वो सब लोगों को कुछ ना कुछ जो है रूल्स फॉलो करना होता है। ठीक है, तो ये रूल्स हर चीज़ों में आपको देखने को मिलता है। अगर एक सोसाइटी अगर चाहती है कि बढ़िया से फंक्शन करे, सही तरीके से चले, तो उसके लिए जो है रूल्स बहुत ज़रूरी है। आखिर सिंपल बात ये है कि अगर रूल्स ज़रूरी है, तो ये रूल्स बनाएगा कौन? ठीक है, ये भी ज़रूरी है। उससे पहले देख लेते हैं कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी थ्रू रूल्स एंड इंश्योरिंग दिस रूल्स आर फॉलोड इज कॉल्ड गवर्नेंस। तो एक आपको ये वर्ड याद रखना है, गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? गवर्नेंस का इसका मतलब है वो प्रक्रिया, ठीक है, जिससे डिसीजन लिया जाता है, फैसला लिया जाता है, ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, ये फैसला लिया जाता है। सोसाइटी को जो है संगठित किया जाता है एक रूल से, ठीक है, और ये इंश्योर किया जाता है, ये सुनिश्चित किया जाए कि जो रूल्स बनाया जा रहा है वो रूल्स लोग फॉलो करें। इस प्रोसेस को बोलते हैं गवर्नेंस। ठीक है, तो गवर्नेंस एक ऐसा प्रक्रिया है जिस प्रोसेस से क्या किया जाता है, सोसाइटी के लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं और ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि वो जो रूल्स बना है लोग उसको फॉलो करें। इस प्रोसेस को बोलते हैं गवर्नेंस। ठीक है, और द ग्रुप ऑफ पीपल या बोले एक सिस्टम बोले डेट मेक रूल्स एंड इंश्योर दे आर फॉलोड इज कॉल्ड गवर्नमेंट। अब समझ में आया? और ये रूल्स जोरी है, ठीक है, और इस रूल्स को बनाने का जो प्रक्रिया है वो है गवर्नेंस। ठीक है, और जो लोग इस रूल्स को बनाते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि वो रूल्स फॉलो हो, उनको बोला जाता है गवर्नमेंट। क्या बोला जाता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किसको बोला जाता है? एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को जो रूल्स को बनाते हैं और उसको फॉलो करवाते हैं, वैसे लोगों को बोला जाता है गवर्नमेंट, जिसको हम लोग अपनी हिंदी में जो है सरकार बोला करते हैं। ठीक है, यहाँ से समझ में आया होगा। यहाँ बताइए कि सम इम्पोर्टेंट रूल्स मेड बाय द गवर्नमेंट आर नोन एज लॉज। तो याद रखेंगे कि कुछ सरकार के द्वारा जो कुछ इम्पोर्टेंट जो खास रूल्स है जो बनाए जाते हैं उनको बोला जाता है लॉज। तो लॉज कुछ नहीं है, सिंपल एक रूल्स ही है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है और काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। रूल्स एंड लॉ आर नॉट परमानेंट। ये भी याद रखना कि कोई भी जो रूल है या लॉ है वो परमानेंट नहीं होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है। ठीक है, जो सिटीजन्स है, जो देश के नागरिक होते हैं, ठीक है, वो उसमें चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि स्कूल्स के अंदर में कोई भी चीजें जो आपको सही नहीं लग रही होंगी, ठीक है, तो स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करके स्कूल्स में भी जो है चेंजेस करवा सकते हैं। वैसे ही देश के सिटीजन जो नागरिक है वो भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर में कानूनों को जो है, मतलब रूल्स को जो है बदल सकते हैं लोग। आगे देखो, अब देखो इंडिया के अंदर में बहुत सारे जो है, इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और इसके अंदर जो सरकार है उसको बहुत ज्यादा फंक्शन करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, अलग अलग टाइप का फंक्शंस काम करना पड़ता है। और फॉर दिस रीजन, इसी कारण से गवर्नमेंट को भी जो है तीन अलग अलग ऑर्गन्स, ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया है। कैसे? हमारे पास जो हमारे ऑर्गन्स है, जिसके हैंड का काम अलग कर दिया गया, पैर का काम अलग कर दिया गया कि पैर से चलना है आपको, ठीक है, हाथ से चीजों को उठाना है, इस तरीके से। ठीक है, तो कैसे हमारे अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं उनके अलग अलग फंक्शन है, वैसे ही सरकार को भी जो है अलग अलग ऑर्गन्स में या बोले ब्रांचेस में जो है डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, दीज ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू गवर्न द कंट्री। और ठीक है, और कंट्री को चलाने के लिए, ठीक है, ये जो तीनों जो ऑर्गन्स है, जो अलग अलग ऑर्गन्स है, वो एक साथ जो है काम करते हैं। पहला ऑर्गन है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लेजिस्लेचर क्या होता है? तो लेजिस्लेचर एक ऐसा ऑर्गन है जो कानून बनाता है। याद रखेंगे, लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? जो कानून बनाता है, वो ऑर्गन जो कानून बनाने का काम करता है, रूल्स बनाने का काम करता है, उसको बोलते हैं लेजिस्लेचर। ठीक है,
लेजिस्लेचर जो है कोई कानून जो पहले से होगा उसमें सुधार कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, चेंजेस कर सकता है, ठीक है, या फिर किसी कानून को हटा सकता है, हट रिमूव कर सकता है, या फिर एक नया कानून बना भी सकता है। लेजिस्लेचर के अंदर में वो लोग आते हैं, ठीक है, जो लोग लोगों के द्वारा चुने गए होते हैं, ठीक है। तो लेजिस्लेचर, जैसे कि हमने समझा ना कि गवर्नमेंट कौन होंगे, ग्रुप ऑफ पीपल ही होंगे। तो ग्रुप ऑफ पीपल लोग कैसे कहाँ से आएंगे? तो जो लोग जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, जैसे कि हम लोग हैं और अपने लीडर को चुनते हैं, ठीक है, तो उस लीडर को बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव। तो जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल के द्वारा, लोगों के द्वारा चुने हुए होते हैं, वो जाते हैं लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ऐसे समझो कि गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट क्या है? तो गवर्नमेंट है ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल जो कानून बनाते हैं और उस कानून को पालन करवाते हैं, फॉलो करवाते हैं, ठीक है। तो इतना ही समझो कि बस कानून बनाना है, फॉलो करवाना है, इतना ही काम, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा काम है और इसी के लिए इस गवर्नमेंट को क्या किया गया, अलग अलग ऑर्गन्स में डिवाइड कर दिया गया है, ताकि हर एक जो ऑर्गन्स होगा वो अलग अलग काम ये करेंगी, ठीक है। तो पहला हम लोग पढ़ रहे हैं लेजिस्लेचर, ठीक है। लेजिस्लेचर, हमने बोला है कि लेजिस्लेचर में वो लोग आएंगे जो डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुनकर आते हैं, जो हम लोग वोट देते हैं ना इलेक्शन में, ठीक है। तो वो लोग डायरेक्ट चुनकर आते हैं लोगों के द्वारा, वो होते हैं लेजिस्लेचर के पास, ठीक है। और यहाँ बताया गया कि जब भी कोई नया क्राइम जो है, जैसे कि साइबर क्राइम जो है आता है, जैसे कि एक साइबर क्राइम के मतलब जब भी कोई नया क्राइम जो है देखने को मिलता है, तो लेजिस्लेचर का काम होता है कि उस पे एक नया कानून बनाए, ठीक है। फिर आ जाता है एग्जीक्यूटिव, दूसरा ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग और इन्फोर्सिंग द लॉ। तो देखो, लेजिस्लेचर का काम तो था कि कानून को बनाना, उसने कानून बना दिया है। अब उसको लागू करवाने का जो काम है, इम्प्लीमेंट करने का जो काम है, वो है एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। एग्जीक्यूटिव के अंदर में कौन आते हैं? हेड ऑफ स्टेट, अगर इंडिया लेवल पे बात करें तो प्रेसिडेंट, और स्टेट लेवल पे बात करें तो गवर्नमेंट, ठीक है। जो सरकार का जो हेड होता है, गवर्नमेंट का जो हेड होता है, जैसे कि नेशनल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर और स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर, ये भी एग्जीक्यूटिव होते हैं। और जितने भी आपको मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री देखने को मिलता है, वो सब एग्जीक्यूटिव होते हैं। गवर्नमेंट के और भी दूसरे कर्मचारी होते हैं, ठीक है, जैसे कि पुलिस हो गया, ये सब किसके अंदर में आते हैं? एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर के अंदर कौन आता है? तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, याद रखेंगे, जो चुने गए लोग होते हैं वो आते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जीक्यूटिव के अंदर में कौन आता है? पहले आएंगे प्रेसिडेंट, गवर्नर आएंगे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स और भी दूसरे जो मिनिस्टर्स होते हैं, फूड मिनिस्टर, ठीक है, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये सब, पुलिस, ये सब किसके अंदर में आते हैं? एग्जीक्यूटिव के अंदर में। और इनका काम होता है कानून को लागू करना। एग्जाम्पल माने, जैसे कि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, साइबर क्रिमिनल्स कौन होते हैं? जो ऑनलाइन, ठीक है, कंप्यूटर्स का, इंटरनेट का इस्तेमाल करके जो फ्रॉड काम कर रहे होते हैं, वो होता है साइबर क्रिमिनल्स, ठीक है। तो साइबर क्रिमिनल्स जो मनी चुरा लेते हैं, ठीक है, चुरा लेते हैं, तो साइबर पुलिस का काम होता है कि उसको इन्वेस्टिगेट करे, ठीक है, जांच पड़ताल करे और उनको अरेस्ट करे। फिर है जुडिशियरी, ठीक है, तीसरा ऑर्गन है गवर्नमेंट का, वो है जुडिशियरी। जुडिशियरी कहने का मतलब है सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। सिस्टम ऑफ कोर्ट से आप क्या समझते हो? कि अलग अलग जो डिफरेंट कोर्ट्स है हमारी इंडिया के अंदर में, ठीक है, वो है जुडिशियरी। कोर्ट्स का काम क्या है? तो न्याय दिलाने का काम क्या है किसका? कोर्ट्स का, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं फंक्शन क्या है यहाँ पे, कि मेन फंक्शन क्या है? डिसाइड वेदर और लॉ हैज बीन ब्रोकन। ये डिसाइड करना, सुनिश्चित करना कि हाँ, कोई कानूनी कानून जो है किसी ने तोड़ा है कि नहीं, ठीक है। ये डिसाइड करने का काम कोर्ट का है कि कानून तोड़ा गया है या नहीं, ये डिसाइड कौन करेगा? जुडिशियरी करेगा। और अगर किसी ने कानून तोड़ा है, तो जो भी जरूरी पनिशमेंट है उसको देने के लिए, तो वो पनिशमेंट देने का भी काम किसका है? जुडिशियरी का। या फिर लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाया है, तो वो सही है कि नहीं, फेयर है कि नहीं है, और संविधानिक है कि नहीं है, ये भी बताने का काम किसका है? जुडिशियरी का। या फिर एग्जीक्यूटिव भी जो काम कर रहा है, वो काम सही है या नहीं है, ये सब बताने का काम किसका है? जुडिशियरी का। जैसे कि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, उनको कोर्ट ट्राई करता है कि उन पे फाइन्स लगाता है, और अगर जरूरी होगा तो उनको जेल भी जो है भेजने का जो है आदेश देता है। अब हम लोग समझ लेते हैं
सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है? इन अ गुड डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, ठीक है, तो एक बढ़िया गवर्नेंस के सिस्टम में जो है, प्रणाली में जो है, जो तीन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है उनको सेपरेट रखा जाता है, मतलब अलग अलग रखा जाता है, लेकिन वो लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, मतलब मिलकर काम कर सकते हैं, एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, बट वो पूरी तरीके से क्या होंगे, अलग होंगे एक दूसरे से। ठीक है, इसी सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर कहने का मतलब कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो क्या रहेंगे, एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे। ठीक है, लेकिन एक साथ मिलकर एक दूसरे का सहयोग कर कर जो है काम करेंगे। इसका जरूरी क्यों है, पर्पस क्यों है पावर को सेपरेट रखने का? अगर पावर को सेपरेट रखते हैं तो इससे होगा क्या कि चेक एंड बैलेंस बना रहेगा, कि एक जो ऑर्गन है वो दूसरे को चेक करेगा कि वो जो काम कर रहा है वो सही कर रहा है कि ठीक है, कि अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो ये सब चेक करने के लिए जो है काम आता है। ठीक है, अगर तीनों एक हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या काम कर रहा है दूसरा, कोई एक दूसरे को जो है रोकने वाला नहीं होता, इसीलिए उनको अलग कर दिया गया, ताकि एक दूसरे को क्या करेंगे, वो देखेंगे कि हाँ इसका काम ये है तो वो अपना काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दूसरे वालों का काम ये है तो वो सही से कर रहा है कि नहीं। इसलिए जो है इसको क्या किया गया है, अलग कर दिया गया है। टू प्रिवेंट एनी ऑर्गन फ्रॉम मिस यूजिंग पावर, तो इसलिए भी अलग किया गया है ताकि कोई भी जो ऑर्गन्स है वो अपने पावर्स का सदुपयोग ना करे, मिस यूज ना करे, और जो गवर्नमेंट है उसके अंदर जो है बैलेंस बना रहे, स्थिरता जो है बना रहे। इफ ऑर्गन एक्सीड्स इट्स अथॉरिटी, अगर कोई ऑर्गन है जो क्या कर रहा है, अपने जो अथॉरिटी है उसका उसका जो अधिकार है, जो पावर है, उसको अगर एक्सीड कर दे रहा है, पार कर रहा है, ठीक है, तो दूसरे जो ऑर्गन्स होंगे उसको सही कर सकते हैं या उसको रोक सकते हैं। इसलिए जो है सेपरेशन ऑफ पावर रखा गया है। मेनली अगर आप बात करें कि गवर्नमेंट के तीन अंग तो है, ठीक है, तीन अंग है, ये हमने पढ़ा। अब है कि गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग लेवल्स पे भी काम करता है, तो तीन अलग अलग लेवल्स पे जो है गवर्नमेंट काम करती है इंडिया के अंदर में। ठीक है, इंडिया के अंदर में तीन लेवल पे, सबसे पहला लोकल लेवल, और सिक्स क्लास में हम लोग केवल लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले ही बता दिए कि लोकल गवर्नमेंट जो है गांव में और शहरों में जो है होता है। दूसरा लेवल है स्टेट लेवल पे होती है स्टेट गवर्नमेंट, और नेशनल लेवल पे होती है सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट। ईच गवर्नमेंट डील डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज, और हर एक जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो अलग अलग इश्यूज पे काम करती है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जिसकी फ्लड सिचुएशन का एग्जांपल लिया, कि मान लो बहुत ज़्यादा बारिश हुआ और किसी कारण जो है बाढ़ आ गया है कहीं पे, तो जो लोकल गवर्नमेंट होगी वो अपने लोकल किसी गांव में बाढ़ आ गया, किसी एक छोटे से शहर में आ गया, तो उसके लिए तो लोकल गवर्नमेंट जो है अपना उसको मैनेज करने का काम करेगी। लेकिन अगर ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, बहुत सारे शहरों में बहुत सारे गाँवों में अगर आ गया है फ्लड, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है उसमें काम करने लगेगी। और अगर देखा जाए कि नहीं, और ज़्यादा लेवल बढ़ चुका है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हेल्प करेगी उस डिजास्टर के मतलब समय में। ठीक है, रिलीफ मटेरियल सेंड करेगी, जैसे कि हो सकता है खाना भेजे, लोगों के पास खाने के लिए एक्सेस नहीं हो तो, ठीक है, आर्मी भेजेगी ताकि लोगों को निकाल पाया जाए, या फिर पैसे भी भेजेगी ताकि वहां पे जो जरूरी की चीजें है वो पहुंचाई जा सके। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि जो थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है वो एक साथ काम करते हैं ताकि लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनको मिल करके उनका हल किया जा सके। ठीक है, अलग अलग लेवल्स है बट एक साथ मिलकर जो है काम करते हैं। अब है स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट से सीधा तुम समझ लो, हमने पढ़ लिया कि तीन ऑर्गन्स है। ठीक है, तीन ऑर्गन, जैसे कि हम लोग पढ़ सबसे पहले देख लेते हैं कि लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर कैसा है। तो अगर लेजिस्लेचर का बात करेंगे तो लेजिस्लेचर जो है, एक तो होता है नेशनल लेवल पे और दूसरा होता है स्टेट लेवल पे। नेशनल लेवल पे जो लेजिस्लेचर है उसको हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट। ठीक है, और पार्लियामेंट के अंदर में दो हाउसेस होती है, एक होती है राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा। ठीक है, और भी अलग अलग नाम है। ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट, इस तरीके से। वो अभी बस आप याद रखो कि पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेस होती है, लोकसभा और राज्यसभा। और यही जो है हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा जो है, वो नेशनल लॉ बनाती है, यानी कि लॉ फॉर दी होल कंट्री, पूरे देश के लिए जो कानून बनाती है वो यही पार्लियामेंट होती है। पार्लियामेंट के अंदर में ये जो दो हाउसेस हैं। अब आ जाते हैं स्टेट लेवल पे। तो बताया गया है कि ईच स्टेट हैज अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, जिसको विधानसभा भी कहा जाता है, और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम भी दिया जाता है।
तो हर स्टेट के पास जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। जैसे, एक सेकेंड, जैसे नेशनल लेवल पे जो लेजिस्लेचर है वो पार्लियामेंट है, वैसे ही स्टेट लेवल पे जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, उसका नाम है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे भी स्टेट्स हैं, मतलब कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनके अंदर दो हाउसेज होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और उसको अगर दो हाउसेस होंगे तो एक तो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और अगर दो हाउस होगा तो वो हो जाएगा एक दूसरा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अभी इस चैप्टर में बस हमें जितना पढ़ना था उतना हमने देख लिया। आगे देख लेते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन है? जो कानून को लागू करने का काम करता है। तो नेशनल लेवल पे अगर बात करें, इसके अंदर आते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो कंट्री के नॉमिनल हेड होते हैं, नॉमिनल कहने का मतलब है केवल नाम में, तो कंट्री के हमारे जो नॉमिनल हेड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आते हैं नेशनल एग्जीक्यूटिव के अंदर में। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस भी कहा जाता है। सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस कहने का मतलब है कि इंडिया के अंदर में जो अलग अलग फोर्सेस है, जैसे कि आर्मी है, नेवी है, एयर फोर्स है, ठीक है, इन पे जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, इनके ऊपर जिनका कंट्रोल है, वो है हमारे प्रेसिडेंट। कौन है? प्रेसिडेंट। फिर आते हैं इसके अंदर में प्राइम मिनिस्टर आते हैं, जो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक है, रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं और जो सरकार को चलाने का काम करते हैं नेशनल लेवल पे। वही स्टेट लेवल पे बात करेंगे तो नॉमिनल हेड कौन होते हैं वहां पे? गवर्नर, ये भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं स्टेट लेवल पे। और चीफ मिनिस्टर जो कि रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं और गवर्नमेंट चलाते हैं स्टेट लेवल्स पे, ये भी किसके पार्ट है? तो एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव की। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो लेजिस्लेचर है वो स्टेट लेवल पे भी होता है, और जो एग्जीक्यूटिव है वो भी स्टेट लेवल पे होता है और नेशनल लेवल पे भी होता है। तो नेशनल लेवल पे एग्जीक्यूटिव है, उसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स आ रहे हैं। स्टेट लेवल पे गवर्नर आ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, और भी जो दूसरे मिनिस्टर्स है वो आ रहे हैं। तो जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव कौन कौन से फंक्शन करते हैं, कैसा कैसा काम करते हैं? तो डिफेंस से रिलेटेड, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, करेंसी, नेशनल पॉलिसी, एजुकेशन, इसके ऊपर जो है कानून बनाने का काम है एग्जीक्यूटिव का। सॉरी, इस ये सब जो काम है वो कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कौन कौन से फंक्शन करते हैं? तो पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर पे, पब्लिक हेल्थ पे, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, लोकल गवर्नमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेंट्रल लॉ, कि सेंट्रल लॉ लॉ यानी कि जो पार्लियामेंट ने जिस कानून को बनाया है उसको लागू करने का काम। ये सब फंक्शंस है किसके? स्टेट एग्जीक्यूटिव के। अब तीसरा ऑर्गन है जुडिशियरी की अगर बात किया जाए, तो जुडिशियरी जो है इंश्योर करता है कि लोगों को क्या मिले? जस्टिस, न्याय मिले, और इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, और लॉ को इंटरप्रिट करे। इंटरप्रिट कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्सप्लेन करना। तो दो काम है जुडिशरी का, पहला तो जस्टिस, न्याय दिलाना, और दूसरा है कि जो कानून है उसका मीनिंग बताना, उसको एक्सप्लेन करना है कि ये जो लॉ है वो क्या कहती है। ये काम है जुडिशरी का। नेशनल लेवल पे है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जुडिशियरी जो नेशनल लेवल पे है वो है सुप्रीम कोर्ट। स्टेट लेवल पे जो जुडिशियरी है वो है हाई कोर्ट्स। ठीक है, द कोर्ट डिसाइड लीगल डिस्प्यूट्स एंड प्रोटेक्ट सिटीजन राइट्स। तो जो कोर्ट्स होती है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट्स हो, लोकल कोर्ट्स हो, ये कोर्ट्स जो है क्या करते हैं? जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको डिसाइड करने का काम, कि कौन सही है, गलत गलत है। ठीक है, या फिर जो नागरिक के जो अधिकार है उनको बचाने का काम किसका है? जुडिशियरी का। एक एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, तो जिसमें बताया गया कि एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म होता है 1931 रामेश्वरम, तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, और इंडिया के अंदर में इंडिया का जो न्यूक्लियर है और जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, इनके इस क्षेत्र में जो है इनका काफी ज्यादा योगदान रहा है, और 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी ये रहा है 2002 से लेकर 2007 तक। इतने बड़े पोजीशन को होल्ड करने के बावजूद भी जो है ये लोगों के साथ बहुत ज्यादा जो है जुड़े हुए थे, स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ और यूथ के साथ। इनके कुछ आइडियाज थे, जिसकी बड़ा सोचो, हार्ड वर्क करो, नॉलेज लो, ठीक है, और प्रिजर्वेंस, ये सब इनके कुछ आइडियाज थे।
He shows even a nominal hate like the president can inspire and influence the millions. और इन्होंने ये साबित किया कि जो कि वो एक नॉमिनल हिट होता है, ठीक है, कि वो नाम का भी कोई अगर हिट होता है, जैसे कि प्रेसिडेंट, वो भी जो है लोगों को इंस्पायर कर सकता है, उनको प्रभावित कर सकता है, मिलियंस ऑफ लोगों को। ये इनका मानना था। फिर आते हैं डेमोक्रेसी, समझ लेते हैं। देखो, तो डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो दो वर्ड ग्रीक वर्ड से आया है। डेमोस का मतलब पीपल और क्रेटोस का मतलब है रूल और या पावर। यानी कि सिंपल यहाँ से समझ में आया कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ पीपल, लोगों का जो रूल है उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। हाउएवर, इट इज इम्पॉसिबल टू ऑल सिटीजन टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन एवरी डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन हमने बोल तो दिया कि डेमोक्रेसी कहने का मतलब है लोगों का रूल, ठीक है। लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि जो सभी सिटीजन है वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाए कि क्या सही है, क्या कौन सा कानून आना चाहिए, कौन सा कानून नहीं आना चाहिए, इसमें सारे लोग पार्टिसिपेट कर पाए, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। देयर फॉर सिटीजन, इसीलिए लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, ठीक है। क्या करते हैं लोग, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, पढ़ेंगे इस। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव है वो लोगों के जगह पे जो है डिसीजन लेने का काम करते हैं। देखो, डेमोक्रेसी मेनली दो टाइप का होता है, एक है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, दूसरा है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी समझ लेते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर में जो है पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग में ये क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसमें लोग जो है डायरेक्टली खुद जो है पार्टिसिपेट करने लगते हैं, सभी लोग। ऐसे डेमोक्रेसी को बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जैसे कि हो सकता है कि एक जो क्लास होगा उस क्लास में मान लो प्लान बन रहा होगा कि पिकनिक जाना है, और दो जगह सोचा जाए कि इस जगह में से डिसाइड करना होगा कि हाँ, या तो शिमला जाना है नहीं तो मनाली जाना है। तो अब ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट पे छोड़ दिया जाए कि उनसे वोट कराया जाए कि हाँ, दोनों में कहाँ जाना है। तो सारे लोग अगर पार्टिसिपेट कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, और मेजोरिटी क्या हो जाएगा, विन कर जाएगा। ऐसे जो मेथड है जिसमें सारे लोग पार्टिसिपेट किए, ठीक है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और ये स्मॉल ग्रुप के लिए बढ़िया लगता है, ठीक है, 50 लोग है, 100 लोग है, 1000 लोग है, 10,000 है, तब भी सही लगता है। अब मैं सोचो कि इंडिया के अंदर में इतने बिलियंस ऑफ लोग हैं, और फिर जो है वैसे लोगों को, तब इतनी ज्यादा जब पॉपुलेशन हो जाता है काफी बड़े ग्रुप्स के अंदर में, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हर लोगों का राय लिया जा सके। तो अब आ जाता है दूसरा, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इंडिया भी जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को फॉलो करता है। सिटीजन जो है, यहाँ के जो नागरिक है, वो अपने जो है प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जो असेंबलीज में जाते हैं, पार्लियामेंट्स में जाते हैं, और वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। दीज रिप्रेजेंटेटिव आर, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव है जो लोग चुनकर भेजते हैं, ऐसे दो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। एक होते हैं एमएलएज, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेवल पे होते हैं वो। एमपीज यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो नेशनल लेवल पे होते हैं। अब सुनो, हम लोग देखते होंगे, देखो, नेशनल लेवल पे जो है होता है पार्लियामेंट, ठीक है। तो जब लोग वोट देते हैं पार्लियामेंट्स के सदस्य बनने के लिए, ठीक है, तो जैसे कि बहुत सारे जो है नेता खड़ा हुए होते हैं और लोग उनको वोट देते हैं। तो जैसे कि लोग प्राइम मिनिस्टर का जब इलेक्शन होता होगा, यानी कि लोकसभा का जब इलेक्शन होता होगा, उस टाइम पे अगर बात किया जाए, तो लोग वोट देते हैं, तो वो जाके किस में चले जाते हैं, पार्लियामेंट में चले जाते हैं। तो पार्लियामेंट में चले जाते हैं यानी कि वो बन गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि एमपी बन गए। और जब सीएम का इलेक्शन होता होगा, ठीक है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, ठीक है, हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, तो इसके मेंबर जो बनते हैं, यानी कि उसमें जो जीत कर जाते हैं वो बन जाते हैं एमएलए। तो ये स्टेट लेवल पे होते हैं एमएलए, ठीक है, विधायक। और एमपीज होते हैं नेशनल लेवल पे सांसद। वो लोग डिस्कस करते हैं कानून को, प्रॉब्लम्स को, और उनके सॉल्यूशंस को थ्रू डिबेट एंड डिस्कशन। इंडिया जो है दुनिया में लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया को बोला जाता है, क्योंकि इंडिया के पास सबसे ज्यादा वोटर्स है। इसकी 970 मिलियन वोटर्स जो है 2024 में जो है के इलेक्शन में जो है देखे गए हैं। और जितने भी सिटीजन हैं 18 साल या 18 साल से अबव, उन सब के पास इंडिया के अंदर में वोट देने का अधिकार है। दे हैव द राइट टू वोट। अब समझ लेते हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी। तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहने का मतलब है सिस्टम दैट इनकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन। तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहने का मतलब है कि जो आम जनता है, जो आम नागरिक है, उनको क्या किया जाए,
इनकरेज किया जाए। किस लिए? ताकि वो लोग पार्टिसिपेट करें किस चीज में, डेमोक्रेसी के अंदर में, डिसीजन मेकिंग के अंदर में। और ऐसा होता है लोकल लेवल पे। ठीक है, लोकल लेवल पे यानी कि विलेज में, शहरों में जो सरकार होती है, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, उसमें जो है डायरेक्ट पीपल, जो ऑर्डिनरी पीपल है, वो पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, वहां पे पीपल, जो लोग हैं, वो पॉलिसीज को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कि क्या पॉलिसी लाना है, क्या सुधार लाना है, ये सब वहां पे होता है। और ये जो चीज है वो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को क्या करती है, मजबूती देती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें बस इतना ही पढ़ना था।